देखिए सर हाँ जी सर वो जो x प्लस वन का होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, उसमें चीज पूछनी है। जैसे डिनोमिनेटर में होता था ना टर्म, तो हम उसको नीचे डिफरेंशिएट भी करते थे। मैं उससे कंफ्यूज हो गई। एक मिनट, आपको बता दोगे कि मतलब जैसे हमने x प्लस वन को पूरा मान के इंटीग्रेट किया ऊपर ले जाके माइनस टू को, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में x प्लस वन को नहीं करेंगे वैसे डिफरेंशिएट? करो तो सही, क्या आएगा? वन आएगा तो मतलब वन आएगा। करते हैं ना? हाँ हाँ तो करते हैं मतलब करते हैं। अच्छा करते हैं करते हैं करते हैं। अब सोचो, अगर मान लो हमारे पास ये होता, जैसे मैंने ये बताया, मैं इधर बता रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये होता कि dx अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेट करना है, तो ये हो गया x प्लस वन की पावर माइनस टू dx। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वन की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये हो गया, है ना। अब ये करने के बाद में ये जो मेरे पास फंक्शन है ना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का, तो मैंने माइनस टू पावर करके और इसमें फॉर्मूला लगा दिया। अब मेरे पास बचा एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन को हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके जो आएगा उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उससे डिवाइड कर देंगे। एक्स प्लस वन का डिफरेंशियल क्या आएगा, वन, तो वन आ गया यहाँ डिनोमिनेटर में। अब इसी तरीके से सोचिए, अगर इंटीग्रेशन होता dx अपॉन 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करोगे, इंटीग्रेशन 2x प्लस वन की पावर माइनस टू dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वन की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये तो ये वाला फंडा हो गया x की पावर n वाला, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। लेकिन अंदर जो दूसरा फंक्शन बचा हुआ है 2x प्लस वन, इसको भी तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करा तो 2x प्लस वन का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 2, और 2 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा नीचे, समझ गए? यस सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा, इसी तरीके से ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो जब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर था तो माइनस वन अपॉन एक्स आ गया। अब डिनोमिनेटर में x प्लस वन का होल स्क्वायर है तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, इतना, और माइनस इलेवन बाई फोर, डिनोमिनेटर में सिंपली एक्स प्लस थ्री ही तो है। डिनोमिनेटर में जब एक्स होता तो इंटीग्रल क्या होता है, हो जाता है लॉग एक्स। अब डिनोमिनेटर में एक्स प्लस थ्री यानी कि लीनियर फंक्शन ही है, तो ये लॉग एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री और प्लस सी। बताइए जी, हो गया ये? बताइए, सबको आ गया समझ में? यस सर। सर ऐसा भी कुछ होता है क्या कि जैसे हम ये कर रहे हैं 11/4 log mod x प्लस वन, फिर मैं हाँ लिखती हूँ -5/2 और इंटीग्रेशन dx अपॉन या कुछ भी x प्लस वन की पावर -2 dx, ना ना ना, और फिर इधर, और फिर नहीं, ये और ज्यादा अगर चाहो ना तो इसको ना सिंप्लीफिकेशन ये हो सकता है कि ये दोनों 11/4 है, तो इसको हाँ कॉमन ले लो। नहीं या कुछ और पूछना चाह रहे हो? अगर हमने जैसे यहाँ 3 टर्म्स हाँ बताओ। तो हमने उनमें से सिर्फ 2 इंटीग्रेट करके लिए और एक का इंटीग्रेशन अभी भी रह रहा है, तो हम इक्वेशन में आगे c प्लस कर सकते हैं अभी या नहीं? अच्छा हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, ओके ओके। कर सकते हो। जैसे हमारे ये तीन इंटीग्रल है ना, एक, दो और तीन, हमने सिर्फ एक को इंटीग्रेट करा तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, आप उसको C1 बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दो करें तो आपने C1 प्लस C2 बोल दिया, अगर तीन करें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, और फाइनली एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये लिख देना वेयर C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू कैपिटल C। बस लास्ट में मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखना सिंगल ही है, यस ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन करने के बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अनिकेत समझ में आ गया ये वाला? अनिकेत समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 14 है, एग्जांपल नंबर 14 है नेक्स्ट। यहाँ पर
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx ये दे रखा है। I is equal to integration x square upon x square plus 1 x square plus 4 और dx ये है। ठीक है, अब देखिएगा अब इसमें क्या करेंगे, अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन करने की ही बात है तो आप ये देखो कि मेरे पास इस तरीके की कोई फॉर्म नहीं है। जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के मेथड्स देखे हैं ना, तो हमारे पास ऐसी कोई फॉर्म नहीं है जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग हो और एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग हो, ऐसी फॉर्म नहीं दे रखी है। दूसरा, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मान लो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग हो जाता है तो मैं उसको डिनोमिनेटर में क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये उसका इंटीग्रल हो जाता है। इसी तरह से इसको अलग कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो वो भी 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का फंडा लग जाएगा वहां पर भी। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। आप इसको पूरे इंटीग्रल को आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए और उसके बाद आप कहें लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर को आप मान लो टी, ठीक है। एक्स स्क्वायर को टी मानने के बाद आपको सर, दोनों तरफ हाँ जी, हम इसको ऐसे लिख सकते थे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। नहीं वो करने में फायदा नहीं है ना, बस एक मिनट रुक जाओ, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। एक्स स्क्वायर को अगर मान लीजिए मैंने टी मान लिया तो ये हमारे पास, और अभी मैं उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, सिंपली अपने अपने आराम के लिए हमने अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक्स स्क्वायर को सिंपली टी लिख दिया। ठीक, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ देखिएगा, ये हो गया टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। ठीक है, तो जो मुझे परफेक्ट फॉर्म चाहिए ना पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, वो परफेक्ट फॉर्म ये होती है कि डिनोमिनेटर में जो भी डिग्री हो, डिनोमिनेटर में डिग्री का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी 2, और न्यूमरेटर में टी की मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है और न्यूमरेटर की डिग्री उससे जस्ट एक कम है, जस्ट एक कम, और यही मुझे परफेक्ट फॉर्म चाहिए होती है पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। फिर डिनोमिनेटर की जो भी डिग्री हो न्यूमरेटर में उससे एक वैल्यू कम हो डिग्री की, बस इधर इधर डिग्री क्या है 2 और न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 1। ठीक है, तो टी अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 4 इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। बस इतना लिख दें, बाई डूइंग पार्शियल फ्रैक्शंस, बस इतना मेंशन कर दीजिए। ये करने के बाद में देखिए इसका जो है ना, जैसे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे मान लो हमने क्या करा, हम तो इसके भी इक्वेशन बनाकर कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो बताता हूँ। शॉर्टकट मेथड से ये वेरीफाई हो सकता है कि हमने ठीक करा है या गलत करा है। तो अब उसमें क्या है कि जैसे मान लो मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो a के डिनोमिनेटर में क्या है t प्लस 1, t प्लस 1 को 0 के बराबर रख दिया तो t की वैल्यू क्या आ गई -1, t की वैल्यू -1 आ गई। a के लिए कह रहा हूँ मैं कि हमने a के डिनोमिनेटर को 0 रख दिया, तो t प्लस 1 यानी कि 0 रख दिया t प्लस 1 को, t प्लस 1 को 0 रखने का मतलब t की वैल्यू -1 आ गई। इस पूरे एक्सप्रेशन में इस t प्लस 1 को हटा दो, भैया आपने t प्लस 1 को 0 रख दिया ना, इसमें से t प्लस 1 को हटा दो और बाकी में t की वैल्यू -1 रख दो, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन -1 प्लस 4। तो a की वैल्यू आ गई -1/3। इसी तरीके से जब आप b निकालोगे तो b में क्या होता है कि b का जो डिनोमिनेटर है t प्लस 4, इसको 0 के बराबर रख दो, तो t की वैल्यू क्या आ गई -4, अब t की वैल्यू आ गई -4, है ना। और अब क्या करिए, अब ये जो मेन एक्सप्रेशन है इसमें t प्लस 4 को हटा दो, तो क्या बचा t अपॉन t प्लस 1, तो t की वैल्यू डालो -4 अपॉन -4 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई प्लस का -4 प्लस 1 तो -3 आ गया, प्लस का 4/3। ठीक, ये वाला मेथड ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अगर एनसीईआरटी में ये मेथड मेंशन होता और जो
मतलब की बन के आती है ना, जब कॉपीज चेक होती है, जब की बन के आती है तो उसमें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वाला मेथड है, तो इसलिए हमारी मजबूरी है वो लंबा मेथड करना, ठीक है। इस वजह से मैं ये वाला मेथड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे यही मेथड लगाते हैं और फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। सर हमारी मैम भी यही वाला मेथड करा रही है और वो कह रही है कि पेपर में ये वाला कराओ। मेथड ना, हाँ ये बात। ये वाला मेथड आपको आता है, चलिए बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में मत कर देना, एग्जाम में मत कर देना, मैंने की देख रखी है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि की में आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वाला ही मेथड लगाना है, ठीक है। चलिए अब जरा देखो, अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम लेना है। अब ये मुझे ये समझ में आ गया कि आंसर यही आने चाहिए ए और बी के, ये नहीं आ रहा है तो मैंने कुछ गलती करी है। तो देखो टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर, और इसमें एक छोटा सा चेंज तब होता है जब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, वहां पर डी बाई डी एक्स लेना पड़ता है, तो वो शॉर्टकट मेथड्स है उनको छोड़ो, वो होता तो मैं करा देता है ना, टी अपॉन टी प्लस वन टी प्लस फोर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ए इंटू टी प्लस फोर प्लस बी इंटू टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन टी प्लस फोर, इस पूरे को कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर आ गया बेटा टी इज इक्वल टू, अब टी वाले ले लो तो टी का टर्म क्या होगा, टी वाले ए टी और बी टी, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू टी, और फिर कांस्टेंट टर्म देखो तो 4a प्लस बी, कांस्टेंट टर्म हो गया 4a प्लस बी। अब दोनों तरफ आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो आपकी ये दो इक्वेशन बनेगी, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो इधर देखो टी का कोफिशिएंट इधर क्या है बेटा 1, और इधर टी का कोफिशिएंट है a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इधर कांस्टेंट टर्म है 4a प्लस बी और इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, बी माइनस बी कैंसिल आउट, 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, a माइनस 4a कितना हो गया माइनस 3a, तो देख लीजिए a की वैल्यू आ गई माइनस 1/3, यहाँ से भी वही वैल्यू आ रही थी, ठीक, मतलब ठीक करा है हमने। उसके बाद अगला देखिएगा, b की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालो, b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू आनी चाहिए 4/3, तो यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू 1 माइनस है, b इज इक्वल टू 1 माइनस है, तो 1 माइनस a कितना है -1/3, तो बेटा ये हो गया 4/3। ये करने के बाद अब आप वापस रख दीजिए यहाँ पर इसमें, therefore I is equal to इंटीग्रेशन, भाई बेसिकली मैंने करा क्या, मैंने t अपॉन टी प्लस वन टी अपॉन टी प्लस फोर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसकी वैल्यू मैंने निकाली a अपॉन टी प्लस वन प्लस b अपॉन टी प्लस फोर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, a अपॉन टी प्लस वन प्लस b अपॉन टी प्लस फोर, तो ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a कितना है -1/3 अपॉन टी प्लस वन और प्लस 4/3 अपॉन टी प्लस फोर, लेकिन मैंने अभी डिफरेंशिएट नहीं करा था, मतलब x के टर्म्स में रहने दिया था, तो dx, अब t की वैल्यू डाल दो x स्क्वायर और ये कांस्टेंट बाहर ले लो और सेपरेट कर दो इनको, -1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन t की जगह क्या था x स्क्वायर, तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर प्लस का 4/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन t की जगह डालिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होता है tan इनवर्स x अपॉन a, ये हो जाएगा -1/3 tan इनवर्स x अपॉन 1, यानी कि सिंपली x प्लस 4/3
1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए क्या है 2 है, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन, ये बताइए ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा, फिर एग्जांपल नंबर 15 सर देखिए। इसमें लास्ट स्टेप में क्या हुआ था? कौन सा, ये वाला स्टेप? यस सर, ये जो 2 वाला कैसे आया था? ये 4 अपॉन 3 हो गया, ये तो है ही, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन ए क्या है यहाँ पर 2, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ठीक है x सर, अपॉन ए, x अपॉन 2। ठीक है सर, ठीक है। वहां पर इस वजह से नहीं दिखाया क्योंकि वहां पर a हमारा 1 था, तो 1 अपॉन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, और x अपॉन 1 लिखने की भी कोई जरूरत नहीं। बताइए समझ गए? यस सर। ठीक है जी, उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 में है phi is equal to 3 sin phi minus 2 integration 3 sin phi minus 2 into cos phi d phi, और अपॉन में दे रखा है 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi, 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi। देखिए जी हमारा काम बड़ा आसान कर रखा है इन्होंने, हम sin phi को x या y कुछ भी मान सकते हैं। sin phi को मैं मान लेता हूँ x, ये जो cos स्क्वायर phi है ये बड़े आराम से sin स्क्वायर phi में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर phi बोल देंगे cos स्क्वायर phi को, ये sin phi हो जाएगा, और sin phi का डेरिवेटिव मुझे ऊपर मिल रहा है cos phi d phi। ठीक, तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि इंटीग्रेशन लिख दीजिए पहले 3 sin phi माइनस 2 अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर phi की जगह लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर phi, एक ब्रैकेट में माइनस 4 sin phi, ठीक, और ऊपर है cos phi d phi। मुझे अभी नहीं मालूम कि इस क्वेश्चन को देखकर मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा या कैसे होगा, मुझे अभी नहीं मालूम कुछ भी। तो मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि ये सारे टर्म sin phi में हैं, और sin phi को अगर मैं t या x या y कुछ भी मान लूं तो क्या होगा, cos phi d phi, उसका डिफरेंशियल मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे लेट sin phi इज इक्वल टू x, sin phi को हमने x मान लिया, अब देखिएगा क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, जो वेरिएबल क्वेश्चन में दे रखा होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। तो क्वेश्चन में वेरिएबल दे रखा है फाई, डी फाई लिखा हुआ है ना, तो वेरिएबल है फाई, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू फाई, मतलब डी बाई डी फाई ऑफ साइन फाई एंड डी बाई डी फाई ऑफ एक्स, मतलब ये डी एक्स बाई डी फाई हो गया। ठीक है, ये करने के बाद इधर आता हूं मैं इस तरफ, अनिकेत मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, डी बाई डी फाई ऑफ साइन फाई, साइन फाई को जब फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos फाई, cos फाई इज इक्वल टू dx बाई डी फाई, है ना, तो आप डी फाई को इधर ले आओ, सीधा सीधा cos फाई डी फाई इज इक्वल टू हो गया dx, देयरफॉर इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, अब जहां जहां पर sin फाई है वहां वहां पर x कर दो, और cos फाई डी फाई इसकी जगह तो dx आ जाएगा, तो जहां जहां पर sin फाई है वहां वहां पर आप x कर दीजिए। ठीक, तो बेटा ये हो जाएगा 3 sin फाई की जगह x, यानी कि 3x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1
माइनस साइन फाइव की जगह x, तो साइन स्क्वायर फाइव क्या हो गया x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4x, और ऊपर cos पाई डी फाइव था, तो cos पाई डी फाइव की जगह आ जाएगा dx, ये हो गया dx। और करिए इसको, ये हो गया 3x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस का 4 x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 4 dx, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का मैं देखता हूँ कि क्या इसका कुछ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का क्या कुछ फैक्टर हो सकते हैं। इंटीग्रेशन 3x माइनस 2, ये तो परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है मुझे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। बता दीजिए जी, इतना समझ में आ गया कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब मेरे पास इंटीग्रल ये आ गया, ठीक, ये आते ही अब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए सिंपली डिनोमिनेटर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही होता, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ इतना ही होता तो मैं उसको माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 कह देता इंटीग्रल को, वही कांस्टेंट भी होता तो अलग निकाल लेते। लेकिन क्या क्या है, न्यूमरेटर में 3x माइनस 2 दे रखा है, तो ये चीज मुझे परेशान करती है। इस चीज से मुझे ये लग रहा है कि जब होल स्क्वायर दे रखा है तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसमें क्या करूंगा, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी आई, सॉरी, तो ये वाली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान दिया। बाय डूइंग पार्शियल फ्रैक्शंस, by doing partial fractions, let 3x minus 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर वाली टर्म में तो क्या करेंगे, एक आ जाएगा, इससे एक पावर कम हो जाएगी, मतलब x माइनस 2 a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बस इतना करना है, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करिए, दोनों तरफ आप एलसीएम लो और जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करो और वैल्यू निकालो a और b की। जब आप एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b के नीचे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो प्लस b, और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax माइनस 2a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है a, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a इज इक्वल टू 3 और कांस्टेंट टर्म है माइनस 2a प्लस b, माइनस 2a प्लस b, और उधर कांस्टेंट टर्म है माइनस 2, माइनस 2a प्लस b, और उधर कांस्टेंट टर्म है माइनस 2, तो a की वैल्यू डालो माइनस 3, a की वैल्यू तो प्लस 3 आ गई यहाँ पर, और a की वैल्यू यहाँ पर 3 डालो, माइनस 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2, तो b इज इक्वल टू माइनस 6 है, उधर जाकर प्लस 6 माइनस 2 कितना हो गया, प्लस का 4, तो b की वैल्यू हो गई प्लस का 4, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, देयरफॉर इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ये जो 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर था ना, इसी की जगह अब आ जाएगा a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर और dx इज इक्वल टू, वैल्यू डालिए और स्प्लिट भी कर दो हाथ के हाथ, इंटीग्रेशन 3 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन b कितना है 4 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर
dx। ठीक, जब इतना हो गया तो आप ये देखिए ये 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 तो रहेगा, इट इज 1/x-2। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x - 2, log mod x-2। ठीक, ये 4 तो अलग निकल जाएगा, कांस्टेंट है। 1/x² का क्या होता है, -1/x, तो 1/x - 2 का होल स्क्वायर का क्या होगा, -1/x - 2। ये हो जाएगा -1/x - 2 और प्लस का c। तो ये हो गया 3 log mod में, अब x मैंने कुछ एज्यूम कर रखा है, x क्या है, sin phi, तो 3 log mod में sin phi -2, और ये हो जाएगा -4 अपॉन, भाई +4 -1 -4 अपॉन x की जगह sin phi अपॉन sin phi -2 प्लस का c। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। चलिए जी 3, अच्छा इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने करा 3 log 2 - sin phi, ओके, और प्लस 4 अपॉन 2 - sin phi, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा यहाँ पर प्लस आ गया। और इन्होंने यहाँ पर क्योंकि मॉड है, तो मॉड में से नेगेटिव कॉमन लेकर आप बाहर निकालोगे वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो यहाँ से इन्होंने अगर नेगेटिव कॉमन ले लिया तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा भी ठीक है, इनका भी ठीक है। समझ में आ गया? यस देखो जो हमारी पहली टर्म है, पहली टर्म में है 3 log sin phi -2, ठीक, तो sin phi -2 का मॉड भी इतना ही होगा, ठीक, और 2 sin phi वो क्या हो गया, इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव का मॉड भी, मॉड तो सेम होता है, तो जो इन्होंने करा वो भी कर सकते हो, जो हमने करा ये भी ठीक है पूरी तरह से। सर मॉड से निकालना कंपलसरी होगा ना, क्योंकि फिर तो लॉग हमेशा कहते हो ना पॉजिटिव रहता है। हाँ लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए sin phi -2 हो तो उसकी वैल्यू कुछ भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 sin phi हो उसकी वैल्यू नेगेटिव आए पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो मॉड तो पॉजिटिव वैल्यू डिलीवर करेगा, तो अंदर चाहे -3 लिखा हुआ हो या +3 लिखा हुआ हो, हमारा जो वैल्यू है वो सेम आई। लॉग को तो +3 ही मिलेगा, चाहे अंदर -3 लिखो चाहे +3 लिखो। समझ गए? यस सर। सर एक अच्छा चीज और कहनी थी, वो क्या कहते हैं, मंडे को ना मेरा रिवीजन टेस्ट है मैथ्स का, पूरी फर्स्ट बुक आ रही है, कब उसमें है? मैं परसों अच्छा मंडे को, तो उसमें अच्छा डिटर्मिनेंट्स में जो चीज कटी है ना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, एक बार आप हाँ, स्पेसिफाई कर दो एग्जैक्टली कटा क्या क्या है, जब आप फ्री हो क्लास के बाद, तो आप एक बार मैं मुझे बता दोगे क्या हाँ क्या मैं 10 सवा 10 बजे के करीब फ्री होऊंगा, मैं एक बार देख कर ना तुम्हें बता दूंगा, डिटर्मिनेंट्स का बता दीजिएगा सर। बता दूंगा। चलिए जी, अब सर। अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 16। सर, हाँ जी बताइए, तो मेरे स्कूल में हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहे हैं, कब से तो है? सर 20th, और सर मैथ्स का है, मैथ्स में चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 6 तक आ रहा है, अच्छा और मैथ्स का है 21st को, फ्राइडे को। अच्छा और सर मैं हमारे सितंबर से स्टार्ट होंगे, जिसमें पूरा इंटीग्रेशन तक आएगा सारा सिलेबस, चैप्टर 9 तक। चैप्टर नंबर 9 तक यस सर, पूरा कैलकुलस तक आएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन को ऑफ सर। इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन भी है ना, पूरा ही यस आएगा। सर। अच्छा चलिए ठीक है, कोशिश करता हूँ करने की, बता देना डेट शीट अपनी, बता देना मेरे को डेट कब है। ठीक है सर, जब आएगी तो बता दूंगी, लेकिन बस आपको मैंने एक आइडिया दे दिया। नहीं नहीं मैं समझ गया। चलिए जी, अब ये करने के बाद में फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 में क्या है, I इज इक्वल टू, ये मिटा रहा हूँ यहाँ से, संजना यस सर। ये हाफ ईयर के तो तुम्हारे भी होने वाले होंगे, यस सर, बस सिलेबस आया, अभी डेट शीट भी आ जाएगी 2-3 दिन में। जयपुरिया में जब सितंबर में जब जयपुरिया में 9th चैप्टर तक आ रहा है, तो तुम्हारे में तो दोनों बुक आ रही होगी पूरी, सर कुछ कह नहीं सकते, वो सारा कुछ भी आ सिलेबस सकता करा है। दिया होगा पूरा। नहीं सर, सारा तो नहीं हुआ है अभी। सर सर 1 हमारे मिनट में चैप्टर 10, सिलेबस आपको देख के बताती हूँ। सिलेबस बता आधी देना, सुबह आया है। बता सर देना मुझे जयपुरिया में मुझे चैप्टर 10 तक खत्म हो गया है।
मुझे ये लग रहा है, मैंने कहा जब जयपुरिया में इतना ज्यादा दे रहे हैं तो वो डीपीएसडी में तो और ज्यादा देंगे, वो तो पूरा ही सिलेबस कर देंगे अब तक। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। बाकी ऊर्जस बता सकता है, शांत बैठा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 16, ऊर्जस आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। हाँ मैं कह रहा हूँ सिलेबस कुछ पता है हाफ ईयरली का क्या है? सर ये बता रही है ना आपको। अच्छा ठीक है ठीक है। सर मेरे प्री बोर्ड से सितंबर में बुक आएंगी दोनों। सितंबर में हाँ प्री सर। बोर्ड्स। हाँ सर तुम्हारा दोनों बुक्स कौन है? स्कूल मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तुम्हारा स्कूल कौन सा है? नेहरू वर्ल्ड। हाँ नेहरू वर्ल्ड स्कूल। सर मैंने सितंबर में आपको प्री बोर्ड, सिलेबस व्हाट्सएप कर दिया है। चलो मैं देख लूंगा। अच्छा सितंबर में प्री बोर्ड का मतलब फिर वही है कि सारा ही आ रहा होगा सब कुछ, पूरा सिलेबस आ रहा होगा बोर्ड का जो होता है। नहीं आकाश आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर आ गई आ गई। सिलेबस भेजना एक बार मेरे को। ठीक है सर। ठीक है ना, कि कितना दे रहे हैं ये सितंबर में ना, देना। चलिए जी, आई है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx ये है। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि x प्लस 2 तो दे रखा है, लेकिन दूसरा जो दे रखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसमें मैं क्या करूंगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी जिसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, है ना। फैक्टर्स इस तरीके के फैक्टर चाहिए मुझे, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 इस तरह के फैक्टर्स चाहिए। ठीक, तो अब देखिएगा इसमें क्या करना होगा, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और हम कहेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 2। ये तो ऐसे आ जाएगा, और जब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ऊपर लेता हूँ bx प्लस c, bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा आप क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है, एलसीएम ले लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सर 2। ये जो फिफ्थ फॉर्म होती है इसमें तो x माइनस ए होता है ना, वैसे मतलब वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, एक्स माइनस ए है उसको आप एक्स, उसको आप एक्स प्लस ए भी बोल सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मतलब x में कोई टर्म ऐड हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव की टर्म ऐड हो चाहे वो नेगेटिव की टर्म ऐड हो, हम उसको x प्लस माइनस ए भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए तो ये नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, ये पूरी टर्म आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, प्लस जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2c। कितना हो गया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और प्लस का b, तो मैं बोलूंगा a प्लस b इज इक्वल टू 1। इधर x का कोफिशिएंट है 1, x का कोफिशिएंट इधर 1 है, और इस तरफ x का कोफिशिएंट है एक तो 2b और प्लस का c। ठीक है, चलिए तो हम बोलेंगे 2b और प्लस का c
इज इक्वल टू वो भी 1। इधर कांस्टेंट टर्म है a प्लस 2c, a प्लस 2c ये कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट टर्म है 1, a प्लस 2c इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन होती है ना, तो कोई एक इक्वेशन यूज कर लेते हैं। जैसे ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। कोई एक इक्वेशन को यूज करके उससे जो वैल्यू आती है उसको बाकी दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू आ सकती है इक्वेशन नंबर 2 से, a की वैल्यू है 1 माइनस b, है ना। तो a आ गया b की टर्म्स में। अब a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में जहां जहां पर भी है, इन दोनों इक्वेशन में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब भी तीन वेरिएबल होते हैं हमारे पास और तीन इक्वेशन होती हैं, तो हमें यही करना होता है कि कोई एक इक्वेशन यूज करके और उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाल देते हैं। जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू आ गई 1 माइनस बी। अब क्या करेंगे, अब 2b प्लस c इज इक्वल टू 1 है, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो b और c है इसमें, तो इसमें a की वैल्यू मैं कहीं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। लेकिन फोर्थ इक्वेशन में मैं a की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस बी। तो इक्वेशन 4 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2c इज इक्वल टू 1, a प्लस 2c इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू है 1 माइनस बी, 1 माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा ये आ गया माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इक्वेशन 3 में प्लस का 2b है। सर ये इज इक्वल टू एक मिनट रुको, क्या दोबारा बोलो। माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। हाँ सर, यस सर। माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या करिए, मल्टीप्लाई both sides by 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आप अभी समझ जाएंगे। माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये इक्वेशन 4 आ गई, इसको सिंपली आप इक्वेशन 3 में ऐड कर दो, तो प्लस का 2b और माइनस का 2b ये एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखिए ऐड दिस इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में इसको आप ऐड कर लीजिए, तो माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। वो तो ये वाली इक्वेशन हो गई, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर दीजिए, तो प्लस का 2b 1/3। हाँ, और प्लस का c इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल हो गया, 4c प्लस c कितना हो गया 5c, 0 प्लस 1 हो गया 1, तो c की वैल्यू आ गई 1/5। जब c की वैल्यू 1/5 आ गई, तो b की वैल्यू क्या होगी, इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो 2b इज इक्वल टू 1 माइनस c, b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 अपॉन 2। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4/5 अपॉन 2, यानी कि 4/10। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो b की वैल्यू आ गई 2/5। मुझे लगता है यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा सबको। a की b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू निकालनी है। देखिए जी, a की वैल्यू क्या है 1 माइनस बी, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस बी, तो 1 माइनस 2/5, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3/5। a b और c इनकी तीनों की वैल्यू आ गई। देयरफॉर आई जो हमारा इंटीग्रल था ये क्या हो जाएगा, ये मैंने इस पूरे टर्म को ये माना था a/x प्लस 2 प्लस bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस 1। तो a/x प्लस 2
प्लस dx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। अब इन दोनों को स्प्लिट भी करो और वैल्यू भी डालो। इंटीग्रेशन a की जगह वैल्यू क्या है 3/5 अपॉन x प्लस 2 dx प्लस b की जगह 2/5 x प्लस c की जगह 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहां अलग कर लीजिए 3/5 को अलग निकाल लो 3/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2। यहां से 1/5 बाहर आ रहा है 1/5 बाहर निकाल लिया ठीक है। तो ऊपर बचेगा बेटा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब जरा देखिएगा जब इतना हमने कर लिया तो x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल मिल रहा है मुझे ऊपर 2x ठीक है। लेकिन ये 1 ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं 2x को अलग कर दूंगा और प्लस 1 को अलग कर दूंगा ठीक है। 2x को अलग कर देंगे और प्लस के 1 को अलग कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 3/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 है ना x स्क्वायर प्लस 1 तो इसको आप कर दो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ठीक। अब जब इतना हो गया तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये हो गया 3/5 ये तो हो गया सीधा सीधा log मॉड x प्लस 2 प्लस 1/5। यहाँ पर देखिए नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशियल है तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि log ऑफ ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 और 1/x स्क्वायर प्लस 1 ये tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ पर ये मेंशन कर देना कि where in the second integral of the above statement इसका जो सेकंड इंटीग्रल है इसमें fx is equal to x square plus 1 and f dash x is equal to 2x f dash x is equal to 2x तो fx था हमारे पास x square plus 1 और f dash x हो गया 2x। सर जैसे इसमें 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था दूसरे में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। हमने एक में tan इनवर्स x लिया एक में log वाला लिया। एक बार आप डिफरेंस बता दो कैसे था कि मतलब क्योंकि उसका डिफरेंशियल हमारा न्यूमरेटर में था इसलिए हमने log लिया। हाँ यहाँ वाला जो था ना यहाँ वाला मैं वही तो बता रहा हूँ अभी। देखो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 है जो fx है इसको मैंने फंक्शन मान लिया और इस फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है एग्जैक्ट डिफरेंशियल मौजूद है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर ये साइड में लास्ट में लिखेंगे वेयर इन द सेकंड इंटीग्रल ऑफ द अबव स्टेटमेंट fx ये है f dash x ये है एंड इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन fx dx is equal to log mod fx plus c। हमने ये चीज यूज करी है यहाँ पर ठीक है log mod fx क्या है x स्क्वायर प्लस 1। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है
चलिए जी, अब बस फिर इतना ही है। और बाकी अब आप क्या करिए, ये जो एक्सरसाइज 7.5 है, 7.5 में क्वेश्चन देखिए ज्यादा है, पर कोशिश करिए, आपके पास कल का दिन भी है, परसों का भी दिन है, इसको करिए। फिर अगला टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.5 ये पूरा करिएगा होमवर्क में। जो ना आए वो पूछिएगा, नेक्स्ट क्लास में वो बताऊंगा, और फिर आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करेंगे। ओके सर, ठीक है जी, थैंक यू सर, बाय सर, हैप्पी थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू।